Good afternoon, students. So, today we are continuing our chapter Structure of Atom. एटम के स्ट्रक्चर के बारे में अभी तक हमें रदरफोर्ड ने बता दिया। रदरफोर्ड जो थे उन्हें नोबेल प्राइज भी मिल गया 1908 में। नोबेल प्राइज किस लिए मिला उनको? फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इन द एटम। ठीक है, दैट्स व्हाई ही वाज अवार्डेड एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। हु वाज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स? क्यों? क्योंकि एटम के अंदर उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। और इसके बारे में क्या बताया था उन्होंने? इसके लिए उन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक गोल्ड की वेरी थिन शीट ली थी, जिसके ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई थी। ठीक है, और उन्होंने देखा कि ये जो मैक्सिमम पार्टिकल्स हैं, दे क्रॉस्ड द शीट एंड दे हैव बीन प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। their marks has been printed on the screen. That means maximum of the alpha particles cross the gold foil and strike on the screen. Okay, so they find out कि ये जो maximum alpha particles थे, जब वो गोल्ड फॉइल को क्रॉस कर रहे थे, गोल्ड फॉइल पर बम्बार्ड किए गए, तो वो क्रॉस क्यों हुए? इसलिए देखिए, पहले तो एक चीज है, अल्फा पार्टिकल्स आर दी पार्टिकल्स दोज हैव मास ऑफ 4 यूनिट। राइट, तो 4 यूनिट का मास है अल्फा पार्टिकल्स का। और प्रोटॉन का हमें मास पता है, प्रोटॉन के ऊपर मास होता है 1 यूनिट। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एज कंपेयर टू द प्रोटॉन, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कंसिडर्ड एज नेग्लिजिबल। ओके, ये चीजें हमें पता थी। अब रदरफोर्ड ने क्या बोला, अगर मैं इनको बम्बार्ड करवाऊंगा तो क्या होना चाहिए? पहली चीज उन्होंने देखी अपने एक्सपेरिमेंट में कि मैक्सिमम पार्टिकल्स जो हैं, दे क्रॉस द शीट विदाउट डिफ्लेक्शन। दैट मींस कि गोल्ड के एटम्स में मैक्सिमम जो स्पेस था, दैट वाज एम्प्टी। एम्प्टी था, दैट्स वाई कि इन पार्टिकल्स ने क्रॉस कर दिया उस स्पेस को। ठीक है, ये जो शीट थी, थिन शीट, हालांकि इसकी मोटाई में बहुत सारे, लगभग 1000 एटम्स ऑफ गोल्ड थे, तब भी मैक्सिमम पार्टिकल चले गए। इसका मतलब मैक्सिमम जो स्पेस था वो ब्लैंक था एटम के अंदर। ठीक है, सेकंड चीज उन्होंने फाइंड आउट की कि अल्फा जो पार्टिकल हैं 4 यूनिट के, अगर ये किसी प्रोटॉन से टकरा जाते हैं, तो ये प्रोटॉन से टकराने के बाद हल्के फुल्के डिफ्लेक्शन भी होनी चाहिए। तो जैसा कि थॉमसन ने बोला था कि एटम तो ऐसा है कि सारा का सारा ये मास जो है, एक वाटरमेलन की तरह जो रेड पार्ट है, दैट इज प्रोटॉन। तो अगर ये एटम पूरा भरा होता प्रोटॉन से, तो ये अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम टाइम डिफ्लेक्ट होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इससे पता चला कि एम्प्टी स्पेस है। हाँ, इस एम्प्टी स्पेस में अगर इलेक्ट्रॉन वगैरह हैं, तो ये उसी तरह है कि एक 4 किलोग्राम का स्टोन जब हाई स्पीड से मूव कर रहा है और रास्ते में कोई उससे 2000 टाइम छोटा कोई स्टोन आ जाता है, तो उससे टकराने के बाद कोई डिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए, वो फिर भी डायरेक्ट ही निकल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्पेस में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की उसने बात ही नहीं की कि स्पेस में हो सकते हैं नहीं। उन्होंने प्रोटॉन की बात की कि प्रोटॉन ही थे जो अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर सकते थे। प्रोटॉन ही थे, इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते। तो डिफ्लेक्शन उसने बोला कि अगर जे जे थॉमसन के मॉडल की तरह होती, तो डिफ्लेक्शन प्रोटॉन के साथ टकराने के बाद होनी थी, और ये ज्यादा डिफ्लेक्शन होनी थी। इसका मतलब प्रोटॉन जो है वो बहुत कम स्पेस में है। दे ऑक्यूपाई, प्रोटॉन इन द एटम ऑक्यूपाई वेरी लिटल स्पेस। वेरी लिटल स्पेस ऑफ एटम इज ऑक्यूपाइड बाय प्रोटॉन, इसीलिए डिफ्लेक्शन जो हुई है वेरी लेस हुई है। राइट, तो एक चीज अब उसको पता चल गई कि प्रोटॉन है तो है, लेकिन कम स्पेस उन्होंने लिया हुआ है, लेकिन है कहाँ पे, अब ये पता करना था। उन्होंने और भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने और क्या फाइंड आउट किया? उन्होंने देखा, देखिए, कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे नाउ, ये अल्फा पार्टिकल्स जब ट्रेवल कर रहे हैं विद वेरी हाई स्पीड, तो किसी एक यूनिट वाले प्रोटॉन से टकराने के बाद वापस तो नहीं आ सकता, ये पॉसिबिलिटी तो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये वैसे ही है कि जैसे 4 किलो का पत्थर हाई स्पीड से मूव कर रहा है, बीच में 1 किलो का पत्थर आ गया, ये 4 kg का स्टोन है, बीच में 1 kg का स्टोन आ गया, उससे टकरा के कभी भी 4 किलो का स्टोन वापस तो नहीं आना चाहिए। ये तो वैसे ही हो गया। उन्होंने देखा कि आ रहे हैं कुछ अल्फा पार्टिकल वापस आ रहे हैं, तो ये क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है?
ये तो कुछ उनके लिए ऐसा था जैसे जब कोई पत्थर किसी कागज की शीट पर फेंका गया और वो हट के वापस आ जाए। अविश्वसनीय था, अनबिलीवेबल था। तो ये वापस क्यों आया है? तो उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स में ये साबित किया कि अब ये आया क्यों है, क्योंकि अगर कोई एटम में खाली स्पेस है और हमें पता है कि प्रोटॉन ने बहुत कम स्पेस घेर रखा है, तो वो स्पेस किसी छोटे से मास में इकट्ठा हो गया। सारे के सारे प्रोटॉन इकट्ठे चिपके हुए हैं एक दूसरे से और उन्होंने कवर कर रखा है। उनके अंदर फोर्स की वजह से वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उन्होंने थोड़े से स्पेस में अपने आप को कवर कर रखा है और इसको उन्होंने बोला ये न्यूक्लियस है। अब आप देखो ये जो गोल्ड, अब ये जो गोल्ड के एटम हैं, तो ये जो देखिए गोल्ड के जो एटम हैं इनका मास है लगभग 197 यूनिट। अगर ये सारा का सारा मास इस न्यूक्लियस में आ जाए तो ये 4 यूनिट वाला जब अल्फा पार्टिकल इससे टकराएगा तो ये कुछ ऐसे होगा कि 200 किलो की बड़ी चट्टान पर जब कोई हमने 4 किलो का पत्थर फेंका है तो वो वापिस आ रहा है। तो अब उन्होंने क्या आइडिया लगाया कि एंटायर मास ऑफ द एटम शुड बी ड्यू टू द न्यूक्लियस, यानी उसके अंदर जो भी है, चाहे प्रोटॉन है चाहे कोई और चीज है जिसकी वजह से भार है, वो सारा का सारा न्यूक्लियस के अंदर है। उसी की वजह से आया है ये हटके। और एक और चीज, ये जो पार्टिकल हटके आए हैं दीज आर 1 in 12,000, इसलिए ये न्यूक्लियस जो है बहुत छोटे से एरिया में है और इस न्यूक्लियस का साइज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम शुड बी 1 लाख टाइम्स स्मॉलर, 1 लाख टाइम्स स्मॉलर देन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो अब क्योंकि 12,000 में से एक पार्टिकल हटके आया है तो इसका मतलब है मैक्सिमम पार्टिकल अगर निकल गए हैं तो एक कोई 12,000 में से एक तभी टकराएगा न्यूक्लियस के साथ अगर न्यूक्लियस बहुत ही ज्यादा छोटा है। तो उससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये जो न्यूक्लियस का साइज है इट शुड बी 10⁵ स्मॉलर देन द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इतना छोटा है न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस में सारा भार है एटम का, सारे प्रोटॉन्स भी इधर ही हैं। और एक और चीज उन्होंने बोली कि अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्होंने अदर जो एक्सपेरिमेंट किए उससे उनको पता चला कि ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है जिसमें न्यूक्लियस है यहाँ पर, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग। ठीक है, तो उन्होंने ये फाइंडिंग्स कर दी कि एटम्स जो है उसके अंदर न्यूक्लियस है एंड द न्यूक्लियस एक्वायर अ वेरी लिटिल स्पेस इन द एटम। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस है इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये भी उन्होंने बताया इट इज पॉजिटिवली चार्ज, दैट मीन सारे के सारे प्रोटॉन यहाँ पे हैं। ठीक है, और एक एटम का इंटायर मास इज ड्यू टू दिस न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज 10⁵ टाइम्स स्मॉलर देन द टोटल इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, इंटायर साइज ऑफ द एटम से। तो ये कुछ 3 उन्होंने फाइंडिंग्स अपनी दी हैं और उनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला है। ठीक है, तो ये उनकी फाइंडिंग्स थी और इस बेस पे उन्होंने ये 3 पॉइंट्स अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में दे दिए थे। ठीक है, अब उनकी शॉर्टकमिंग्स क्या थी कि ये बाकी वैज्ञानिक जो बाकी बाकी के साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन आप बोल रहे हो रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज्ड पार्टिकल। चार्ज्ड पार्टिकल जब भी मोशन में होता है, चार्ज पार्टिकल जब भी मोशन में होगा इट विल लूज इट्स एनर्जी, एनर्जी का लॉस होता है उसमें से। और एनर्जी का लॉस होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, एनर्जी का लॉस इन द फॉर्म ऑफ रेज वो करता है कोई भी चार्ज पार्टिकल। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आप बोल रहे हो कि घूम रहा है तो इसकी रेज निकलनी चाहिए और इसकी एनर्जी लॉस होनी चाहिए। तो इस सर्कुलर मोशन में नहीं होना चाहिए, फिर तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी एनर्जी कम होती जाएगी इसका पाथ भी छोटा होता जाएगा। तो देखिए अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है दैट इज अ चार्ज्ड पार्टिकल, तो इलेक्ट्रॉन मूव करते करते सर्कुलर पाथ की जगह ये धीरे धीरे स्पाइरल पाथ में कन्वर्ट होता जाएगा जैसे जैसे एनर्जी कम होती जाएगी और एट लास्ट एक स्टेज आएगी जब वो न्यूक्लियस में ही जाके गिर जाएगा। इन दैट केस इलेक्ट्रॉन जब गिर जाएगा तो एटम शुड नॉट बी स्टेबल। एटम फिर स्टेबल कैसे हो गया? तो ये चीज को रदरफोर्ड नहीं समझा पाए थे कि वाकई में इलेक्ट्रॉन क्यों अपनी एनर्जी लॉस नहीं कर रहा है यहाँ पे और एटम क्यों स्टेबल बना हुआ है, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके एक्सपेरिमेंट के हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये चीज उनको समझा नहीं पाए थे वो, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा क्रिटिसाइज होना पड़ा, जिसको बाद में नील बोहर ने दूर किया था। और उन्होंने बोला कि ये जो न्यूक्लियस है इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इट इज रिवॉल्विंग इन अ डेफिनेट पाथ एंड दिस डेफिनेट पाथ इज इट्स ऑर्बिटल।
ये ऑर्बिटल है, इसको एनर्जी शेल बोला गया है। उन्होंने बोला एनर्जी शेल क्योंकि इस शेल के अंदर, इस लेबल के अंदर, ये जो लेबल बना है, एक पाथ बना है, इसमें अपनी एनर्जी है और उस एनर्जी का यूज करता है इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ये अपनी एनर्जी लॉस नहीं करेगा और स्टेबल बना हुआ है। ठीक है, सो दिस वाज द एंटायर फाइंडिंग ऑफ द बोर। एंड बोर ने बोला कि जो न्यूक्लियस के बाहर शेल बने वो कैसे बने, एक शेल, उसके बाद दूसरा शेल हो सकता है, उसके बाद तीसरा। तो उन्होंने इनको के, एल, एम और एन और एंड कंटिन्यू उसको बोला कि एस ओ वन, आगे जो भी शेल बनते जाएंगे उनको इस तरह से नाम देते रहेंगे। और इन शेल की एक कैपेसिटी है, इन शेल्स की एक कैपेसिटी है कि वो एक डेफिनेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही अपने पास रख सकता है। जैसे पहले एनर्जी शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते, दूसरे में 8 आ सकते हैं, तीसरे में 18 आ सकते हैं। यानी के जो पहला एनर्जी शेल है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये जो दूसरा नंबर पर एल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और ये जो तीसरे नंबर पर शेल है उसमें 18। और इसको फाइंड आउट करने के लिए बोर एंड बरी ने इनको एक फार्मूला दिया था, 2n का स्क्वायर। एन है नंबर ऑफ एनर्जी शेल। अगर हम बोले कि पहले एनर्जी शेल की बात करें उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यहाँ देखें, पहले एनर्जी शेल में एन की वैल्यू 1 है और 1 का स्क्वायर है तो 2, टोटल इलेक्ट्रॉन पहले एनर्जी शेल में 2 आ सकते हैं। अगर दूसरा शेल है तो एन की वैल्यू 2 है और उसका स्क्वायर स्क्वायर कर लेते हैं तो 2 टू जा 4 टू जा 8 हो जाते हैं। उसी प्रकार अगर तीसरा एनर्जी शेल है तो 3 का स्क्वायर कर दें, एन की वैल्यू 3 हो जाएगी, 2n स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 2 जा 18। अगर फोर्थ आपने निकालना है, फोर्थ कौन सा है, के एल एम एन। अगर एन एनर्जी शेल की बात करें तो वो नंबर 4 एनर्जी शेल है, उसका स्क्वायर करेंगे तो फोर्थ के अंदर यानी एन एनर्जी लेवल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 32। इसी तरह आप किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2n स्क्वायर फार्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बोर एंड बरी ने ये कैलकुलेशन दी थी कि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल को फाइंड आउट कर सकते हैं 2n का स्क्वायर फार्मूला लगाकर। और आपको बोर के दिए हुए मॉडल में के, एल, एम और एन एनर्जी शेल को याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि एन एनर्जी शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आपने याद रखना है कि एन कौन से नंबर पे आता है, 1 2 3 4। तो ये इसके लिए एन की वैल्यू 4 होगी, एम के लिए एन की वैल्यू 3 होगी, एल के लिए 2 होगी। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आपको पता चल जाएगा कि इस एनर्जी लेवल पे, इस एनर्जी लेवल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एंड द आउटर ऑर्बिट जो होता है किसी एटम के अंदर, जो सबसे बाहर का उसका ऑर्बिट होता है, उस ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन वो रख सकता है। बाहरी जो आउटर मोस्ट होता है, आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, उस एनर्जी शेल के बाहरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सॉरी। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन है, मान लो किसी एटम के अंदर देयर आर 32 इलेक्ट्रॉन्स या वी कैन से 35 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पहले एनर्जी शेल में के में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल में 8 आएंगे, एम में 18 आते हैं लेवल, एनर्जी लेवल में। तो 2,8 10 और 10 28 हो जाते हैं, और एन में 32 हो जाते हैं। तो 32 नहीं आएंगे, इसमें कितने आएंगे, 28 और 7 रह जाते हैं, तो लास्ट में 7 ही आएंगे। सोडियम में क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन है तो देखो पहले एनर्जी शेल में उसके पास 2 आएंगे, दूसरे में 8 की कैपेसिटी है तो वो 8 आ जाएंगे, अब रह गया 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास, वो तीसरे में चला जाएगा। तो दैट्स ऑल। ठीक है, तो इस तरह से आपने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना है। डिफरेंट शेल्स में जो बोर के डिफरेंट शेल्स थे उनमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। ठीक है, ओके, इतना आप स्टडी करो इसको अच्छे से। ओके, थैंक यू।